हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होता है वो p बटा q के रूप में होता है और इसका जो q होता है ये शून्य नहीं होता है। और परिमेय संख्या कभी भी रूट और पाई में नहीं रहता है। तो जिस भी संख्या में अगर रूट और पाई रह जाता है तो अपरिमेय हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पे है √3, तो यहाँ पे देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन में है 2√2 बटा √2। तो यहाँ पे √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, और 2 कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में देखिए यहाँ पे √5 है, तो √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे है √6 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो जब भी ऐसा आपको प्रश्न दिखे आपको क्या करना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 5 का गुणनफल आए तो वो शांत होगा। अगर 2 और 5 के सिवा कोई अन्य संख्या आता है तो अशांत होगा। तो यहाँ पे हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये 3 से कटेगा, 3 5 15। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो किसी भी संख्या के अगर हर के गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 आए या अगर 2 और 5 के सिवा कोई अन्य संख्या आता है तो अशांत होगा। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। यहाँ पे जो ये बहुपद दिया है इसका शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है और जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो a का मान कितना है, तो x² में 5 गुणा कर रहा है तो a का मान यहाँ पे 5 और b का मान कितना है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, -14 गुणा कर रहा है, तो b का मान यहाँ पे -14 और c का मान कितना है, 8 है। बस इसमें आपको रख देना है, माइनस है तो माइनस, और b का भी मान कितना है, तो -14 है, तो यहाँ पे रख देंगे -14 और a का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 14/5। तो यहाँ पे देखिए 14/5, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालना है। तो 1/अल्फा + 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/c होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस
और b का मान कितना है, तो जो x में गुणा करता है वो b का मान होता है, तो यहाँ पे b का मान 2 है तो यहाँ पर रख देंगे 2। और c का मान कितना है, तो जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है, तो c का मान यहाँ पे कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 1/α प्लस 1/β का मान कितना निकल गया, -2/3 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। यहाँ पे इसका विवेचक निकालना है, तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान रखना है, यहाँ पे a का मान रखना है, यहाँ पे c का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो यहाँ पे b का मान कितना है, -4 है, तो यहाँ पे -4, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -4 है तो 4, और a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और c का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 चौका 16, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये +16 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस अभी से गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, और 8 तरीका कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे देखिए 16 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, -8 बचेगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 दो डॉट डॉट का सार व अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए सार व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। यहाँ पे आपको डी का मान निकालना है, तो डी का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो दूसरा पद कितना है, -6 है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आपको पहला पद लिखना पड़ेगा, तो पहला पद भी माइनस में है, -10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -10। यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखिए -6 है तो -6, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारा d यानी सार व अंतर कितना निकल गया, 4 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि के किस मान के लिए 4x² माइनस kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि के किस मान के लिए जो ये द्विघात समीकरण दिया है इसका मूल बराबर होगा। तो मूल बराबर कब होता है, तो जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान रखना है, यहाँ पे a का मान रख देना है, और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है। तो b का मान कितना है, तो जो x में गुणा करता है वो b का मान होता है। तो b का मान यहाँ पे -k है, तो यहाँ पे लिख देंगे -k, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है तो -4 है तो 4, और a का मान कितना है, तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है। तो a का मान यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और c का मान कितना है, 16 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16, और बराबर के उधर 0 है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब यहाँ पे देखिए -k का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और k में k से गुणा होगा तो k² हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया +k², माइनस यहाँ पे देखिए 4 चौका 16, और 16 में जब 16 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, और बराबर के उधर 0 है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब यहाँ से आपको k का मान निकालना है, तो -256 है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये +256 हो जाएगा, यानी k² बराबर क्या हो जाएगा, 256। अब यहाँ पे देखिए आपको k का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे k² है तो स्क्वायर को भी बराबर के उधर भेज दीजिए। तो स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट में 256 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है, और जो संख्या वर्गमूल से निकलता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी k का 2 मान होगा, एक प्लस में 16 होगा, एक माइनस में 16 होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर।
8 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पद यहाँ पे पूछ रहा है कि 27 है, यानी यहाँ पे आपको n का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है an वाला। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे देखिए an क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद कितना दिया है, 27 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 27। और a क्या होता है, प्रथम पद यानी पहला पद। तो पहला पद 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे आपको n का मान निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 7 है, इसमें से पहला पद 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 27 बराबर 5 प्लस, यहाँ पे 2 में n से गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 में -1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे 27 बराबर, यहाँ पे देखिए 5 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा और प्लस 2n बचेगा। तो यहाँ से आपको n का मान निकालना है। तो 3 इधर जोड़ रहा है तो बराबर की इधर आके क्या कर देगा, घटा देगा। यानी 27 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो 27 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 24 बराबर n, यहाँ पे 2n बचेगा। अब यहाँ पे आपको n का मान निकालना है। तो 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 24/2 बराबर n हो जाएगा। और 2 से 24 कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा। यहाँ पे n का मान कितना निकल गया, 12 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d होता है। तो यहाँ पे आपको a का मान रखना है, यहाँ पे d का मान रखना है। तो a क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9। अब यहाँ पे आपको d का मान निकालना है। तो d का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 7 है, और पहला पद 2 है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो d का मान यहाँ पे रख देंगे 5। सबसे पहले इसमें गुणा कर लीजिए, तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 45 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 47 हो जाएगा। यानी 10वां पद कितना निकल गया, 47 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 की बीच की दूरी ज्ञात करें। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 2,3 दिया है। एक और बिंदु है जिसका निर्देशांक यहाँ पे -2,3 दिया है। बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकाले। तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये पहला वाला बिंदु है, तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x1 होगा और दूसरा वाला y1 होगा। और ये दूसरा वाला बिंदु है, तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x2 होगा और दूसरा वाला y2 होगा। तो यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। और x1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। और y2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। माइनस है तो माइनस। और y1 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस। 3 में से 3 घटा तो कितना बचेगा, 0। और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, +16 होगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। और 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 16 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो 16 ही रहेगा। और 16 का वर्गमूल कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो बीच की दूरी कितना निकल गया, 4 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो यहाँ पे आपको सी का मान रखना है और यहाँ पे आपको ए का मान रखना है। तो सी और ए का मान आएगा कहाँ से, तो इस बहुपद से आएगा। जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी होता है और जिसमें एक्स नहीं रहता है वो सी होता है। तो सी का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और ए का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो यहाँ पे ए का मान 1 है। तो 2/1 का अर्थ क्या हुआ, 2 ही हुआ। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना निकल गया, 2 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि 2 tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे देखिए tan 65 डिग्री दिया है और बट्टा के नीचे यहाँ पे cot 25 डिग्री दिया है। बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए tan 65 डिग्री का मान नहीं होता है, cot 25 डिग्री का मान नहीं होता है। तो इसको बताए हैं कि इसका मान जब भी आपको ऐसा मिले तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो कैसे 1 होता है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 65 डिग्री को चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं। यहाँ पे tan है तो tan और यहाँ पे 65 डिग्री को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 25 डिग्री घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, 65 डिग्री बचेगा। और बट्टा के नीचे यहाँ पे क्या है, cot 25 डिग्री है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। और थीटा की जगह पे कितना है, 25 डिग्री है। और बट्टा के नीचे भी क्या है, यहाँ पे cot 25 डिग्री है। तो cot 25 डिग्री से cot 25 डिग्री एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 × 1। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है वो अभाज्य संख्या होता है। जैसे यहाँ पे 2 ले लीजिए, तो जो 2 होता है ये एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, तो 2 यहाँ पे अभाज्य होगा। 3 ले लीजिए, ये 1 और 3 के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ए वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे 8 है, जो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद 8 से कटेगा। तो ये 1 और खुद के सिवा यहाँ पे देखिए 2 और 4 से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगा। अब हम यहाँ पे 9 का चेक करते हैं। तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो ये 1 और खुद के सिवा यहाँ पे 3 से कट रहा है, तो ये भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। यहाँ पे 11 का चेक कीजिए, ये 1 से कटेगा और खुद 11 से कटेगा। ये और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे सी वाला अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस 4 बीटा ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 4 अल्फा प्लस 4 बीटा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला बन गया शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान रख देना है, यहाँ पे a का मान रख देना है। 4 है तो 4 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। और यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए x में जो गुणा करता है वो b का मान होता है। तो b का मान 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और a का मान कितना है, तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है। तो x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 × और यहाँ पे देखिए 2/1 का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे 2 ही हुआ। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं A 10,3 और B 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बिंदु है A और एक बिंदु है यहाँ पे B। A का निर्देशांक यहाँ पे 10,3 दिया है
और बी का निर्देशांक यहाँ पे 4,-1 दिया है। तो बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2, यहाँ पे x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 और बट्टा क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे x1 का मान, यहाँ पे x2 का मान, यहाँ पे y1 का मान, यहाँ पे y2 का मान। तो ये पहला वाला बिंदु है, इसमें का जो पहला वाला होगा ये x1 होगा और दूसरा वाला y1 होगा। और ये दूसरा वाला बिंदु है तो इसमें का पहला वाला x2 का मान और दूसरा वाला y2 का मान यहाँ पर रख दीजिए। x1 का मान 10 है तो 10, प्लस है तो प्लस, और x2 का मान कितना है 4 है तो यहाँ पर लिख देंगे 4, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2, और y1 का मान कितना है 3, प्लस y2 का मान यहाँ पे 1 और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में जोड़ लीजिए 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 बट्टा 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 बट्टा 2 हो जाएगा। 2 से 14 कितना बार में कटेगा 7 बार में कटेगा, और 2 से 4 2 बार में कटेगा। नहीं, मध्य बिंदु का नियामक कितना निकल गया तो 7,2 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बिंदु P 6-5 का भुज का मान होगा। यहाँ पे आपको भुज का मान निकालना है और इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।